नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में। और ये जो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इनफर्टिलिटी का, या बच्चा नहीं हो पाता है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के वजह से। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहें विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द टाइमिंग्स ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। तो दोस्तों ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये क्या होता है? तो हमारा जो यूट्रस है या जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, तो इसके दोनों तरफ दो ट्यूब होती हैं, राइट और लेफ्ट साइड में। और ये जो ट्यूब हैं इसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। और ये जो ट्यूब है इसका क्या काम होता है? तो फर्टिलिटी में या प्रेगनेंसी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जो बच्चेदानी है या यूट्रस है उसके दोनों तरफ दो ट्यूब होती हैं जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। और इन फेलोपियन ट्यूब के एंड में फिंगर की तरह कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं और उसके बाद ओवरी होती है। तो ओवरी में एग बनता है और ये जो एग है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में आता है। ये एग कुछ टाइम के लिए फेलोपियन ट्यूब में रहता है और उस टाइम पे अगर स्पर्म वजाइना के थ्रू होता हुआ, यूट्रस के थ्रू होता हुआ फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है और एग वहाँ पे रहता है, तो ये फिर मैच्योर हो जाते हैं। और ये जो है प्रेगनेंसी की फर्स्ट स्टेप है। स्पर्म एग के साथ रिएक्ट किया और फिर कुछ टाइम बाद ये जो स्पर्म और एग ये दोनों आकर यूट्रस में आके चिपक जाते हैं और फिर जो प्रेगनेंसी है वो शुरू होती है। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ से जो एग एंड स्पर्म है तो ये दोनों मूव होते हैं और इसीलिए फेलोपियन ट्यूब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है फर्टिलिटी में या प्रेगनेंसी में। तो अब हम समझते हैं कि ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये कभी ब्लॉक क्यों हो जाता है, ये किन कारणों से ब्लॉकेज इसमें हो सकती है। तो सबसे पहले तो एक सवाल जो कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर एक साइड ब्लॉकेज है तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है। तो दोस्तों अगर एक साइड आपको ब्लॉकेज है और दूसरे साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग की क्वालिटी दूसरे साइड में अच्छी बन रही है, तो बिल्कुल प्रेगनेंसी हो सकती है। परंतु अगर दोनों साइड में ब्लॉकेज है तो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो अब हम समझते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज क्यों हो जाता है। तो दोस्तों फेलोपियन ट्यूब में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो कोई इन्फेक्शन होगा, सूजन हो जाएगी तो फिर ब्लॉकेज हो सकता है। अब किस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है? कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकता है जिसके वजह से इन्फेक्शन हो गया। कभी कभी हम देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के वजह से भी ऐसा हो सकता है। और ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि हम लोगों का ज़्यादातर मानना है कि ये चेस्ट में होता है या चेस्ट की बीमारी है, खांसी की बीमारी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस खाली छाती तक लिमिटेड है, चेस्ट तक लिमिटेड है। ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में फेलोपियन ट्यूब में ट्यूबरक्लोसिस होना जिसके वजह से ब्लॉकेज हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज का। इसके सिवा और क्या कारण हो सकता है? कभी अगर आपको कोई प्रोसीजर हुआ यूट्रस में, उसके वजह से इन्फेक्शन हुआ और इसके वजह से आपको फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी जो बच्चा बंद करवाने के लिए सर्जरी करवाते हैं, तो जो फीमेल्स ये सोचती हैं कि अब फैमिली पूरी हो गई है तो अभी बच्चा बंद करवाने का ऑपरेशन करवा ले, और फिर बाद में उनको कभी लगता है कि नहीं मुझे और बच्चे करने हैं, तो जो वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी दोबारा करते हैं फेलोपियन ट्यूब को जोड़ने के लिए, तो उस टाइम पे भी ज़रूरी नहीं है कि ट्यूब पूरी तरह जुड़ जाए, तो उस टाइम पे भी हो सकता है ब्लॉकेज हो जाए। और क्या कारण हो सकता है? PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का। तो एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग या एंडोमेट्रियम होता है ये यूट्रस के बाहर ग्रो होने लगे। तो
तो इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो ये बाहर कभी कभी इंटेस्टाइन में ग्रो हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब में ग्रो हो सकता है। तो अगर फेलोपियन ट्यूब में ग्रो होगा तो वहाँ पे ये ब्लॉकेज कर देगा। तो पीआईडी एक कारण हो गया। अब कभी अगर ऐसा हो कि कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, कोई एब्डोमिनल सर्जिकल केस ऐसा हुआ जिसके वजह से ब्लॉकेज हो जाए, ऐसा हो सकता है। कभी कभी अगर अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में सूजन हो गई, सर्जरी नहीं हुई और किसी कारण की वजह से वो बर्स्ट हो गया, तो क्या होगा, जो अगर बर्स्ट होगा तो उसके अंदर का जितना कंटेंट है, जितना भी मैटर है, तो वो फेलोपियन ट्यूब में जाके अगर वो चिपकता है तो फिर उसके वजह से भी ब्लॉकेज हो सकता है। तो ये हमारे मुख्य कारण है किस वजह से आपको फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकती है। अब अगर फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो कैसे आपको पता चलेगा? तो जिन भी फीमेल्स को इनफर्टिलिटी है या जो लोग बच्चा नहीं हो रहे हैं, उनकी जांच करा रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो उनको मालूम होगा कि HSG एक टेस्ट है जिसको करवाया जाता है हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राम। तो इसका क्या मतलब होता है, जो हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राम में एक डाई डाला जाता है, वेजाइना के थ्रू एक डाई इंजेक्ट करते हैं जो हमें ये बताता है कि फेलोपियन ट्यूब पेटेंट है या नहीं, यानी फेलोपियन ट्यूब खुली है या नहीं खुली है। तो क्या होता है, डाई यूट्रस के थ्रू जाता है और दोनों फेलोपियन ट्यूब में वो स्प्रेड हो जाता है और सीरियल एक्सरे लिया जाता है। तो वो एक्सरे से हमें पता चलता है कि जो डाई है वो प्रॉपरली फेलोपियन ट्यूब तक गई या नहीं गई, अगर नहीं गई किस तरफ नहीं गई, अगर नहीं गई है तो कितनी नहीं गई है। तो इससे हमें एक अंदाज़ा लग पाता है कि कितना ब्लॉकेज है, किस वजह से ब्लॉकेज है। इसके बाद लैप्रोस्कोपी भी एक प्रोसीजर है जो किया जाता है। तो लैप्रोस्कोपी में क्या करते हैं कि दूरबीन के सहारे से अंदर देखा जाता है कि ब्लॉकेज है, कितना है, कहाँ पे है, तो और एग्जैक्टली पता चलता है। और कभी कभी लैप्रोस्कोपी करते हुए ब्लॉकेज को रिमूव करने की भी सर्जरी साथ में की जाती है। तो ये हमारे मेथड है जिससे हमें पता चलता है कि ब्लॉकेज है, क्यों है और फर्दर हमें क्या करना है। तो अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी आपको कैसे मदद कर सकती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉकेज है तो किस लिए ब्लॉकेज है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट लेना है। अगर टीबी के वजह से है तो टीबी का ट्रीटमेंट लेना है। अब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो सिम्टम्स क्या होंगे या लक्षण क्या होंगे? तो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, आपको सफ़ेद पानी, येलोइश पानी, ऐसे पानी आपको जाता है और इसके साथ साथ स्मेल आती है, इचिंग वगैरह होती है, यूरिन करने के टाइम पे पेन होता है, तो ये सारा दर्शाता है कि आपको हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, इसके वजह से प्रॉब्लम है। तो इन सिम्टम्स को हमें नज़रअंदाज नहीं करना और फर्दर ट्रीटमेंट लेना है। अब अगर टीबी की वजह से है तो टीबी की वजह से जो टीबी के जनरल सिम्टम्स होते हैं, जैसे वेट लॉस होना, आपको खाने की इच्छा नहीं होना, भूख बिल्कुल भी नहीं होना और इसके साथ साथ लो ग्रेड फीवर रहना, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, टीबी को हम क्षय रोग भी कहते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि बॉडी का पूरा फ्लैश एकदम ख़त्म हो जाता है, पेशेंट का इतना ज़्यादा वेट लॉस होता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक हड्डी का ढांचा है। तो इस तरह की हमें सिम्टम्स एज अ जनरल देखने को मिलता है अगर पेशेंट को टीबी है तो ये एक सिम्टम हो सकता है। अब अगर एंडोमेट्रियोसिस है, पीआईडी है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि पेन एक बहुत बड़ा सिम्टम रहता है। पीरियड्स के टाइम पे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो फीमेल्स आके ये कहती हैं कि पीरियड्स के टाइम पे हमें ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, हम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, घर पे अगर हम हैं तो बेड से उठ नहीं पाते हैं, सारा काम बच्चों से करवाते हैं, बिल्कुल उठा नहीं जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। पीआईडी में ऐसा होता है क्योंकि पीआईडी अगर है तो पीरियड्स के टाइम पे जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ डिस्पेरोनिया यानी फिज़िकल रिलेशनशिप के टाइम पे प्रॉब्लम का महसूस होना, यूरिन पास करने के टाइम पे प्रॉब्लम होना, जलन होना, लोअर एब्डोमेन में एक भारीपन का महसूस होना, तो ये समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो भी निर्भर करता है कि किस वजह से आपको फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है और उस हिसाब से आपके सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद जो ब्लीडिंग है वो इरेगुलर होना, कभी भी हो जाना, पीरियड्स के बीच में हो जाना, हेवी होना, तो इस तरह के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिल सकता है, क्लॉट्स वगैरह जाना। तो इसीलिए इनफर्टिलिटी या कोई भी दूसरा अगर प्रॉब्लम है, गायनिक प्रॉब्लम है, तो उसमें प्रॉपर तरह से केस लेना और आपकी पूरी हिस्ट्री लेना, उसके बाद पता चलता है डायग्नोसिस क्या है और सही डायग्नोसिस के बाद हम सही आपका जो ट्रीटमेंट है या इलाज है वो शुरू कर सकते हैं।
तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं। तो दोस्तों दवाइयाँ बताने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है और आपको क्या प्रॉब्लम है उस बात पे निर्भर करेगा कि हमें क्या आपको ट्रीटमेंट शुरू करना है। तो जो दवाइयाँ इस केस में यूज़फुल हैं वो मैं आपको बताती हूँ। प्लैटिना एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है। प्लैटिना को 30 में भी यूज़ कर सकते हैं, 200 में भी यूज़ कर सकते हैं। प्लैटिना में हम देखते हैं कि हाइपर एस्थीसिया होता है, यानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। तो पेशेंट को जब एग्जामिन करते हैं वो भी उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है ऑफ द पार्ट्स। तो ऐसे में प्लेटिना अच्छा काम करती है। पल्सिटिला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगेन इसको हम अलग अलग पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, 30, 200, 1 ml, इवन मदर टेंशन में भी दे सकते हैं। पल्सिटिला एक दवा है जो कि फ़ीमेल के लिए बहुत अच्छा काम करती है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और जो प्यूबर्टी का टाइम होता है उस टाइम पे भी जो प्रॉब्लम्स शुरू होती है उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो पल्सिटिला मेडिसिन दे सकते हैं। सीपिया मेडिसिन अच्छी है। अगेन सीपिया को भी हम अलग अलग पोटेंसी में दे सकते हैं। सीपिया हमें तब देना होता है जो फीमेल है उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, पीरियड्स कम आते हैं, स्कैंटी है, उसके साथ साथ एक बेयरिंग डाउन सेंसेशन होता है, उनको जो ऐसा लगता है कि कुछ नीचे की तरफ आ रहा है और लिबिडो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसे में सीपिया अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है जो इसमें अच्छा काम करती है वो है थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस। ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो ज़्यादातर मदर टिंचर फॉर्म में अच्छा काम करती है और डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग में भी हम इसको दे सकते हैं और इसका अच्छा रोल है। तो दोस्तों इसी तरह से दवाइयाँ और भी पॉलीक्रेस मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन है जो अच्छा काम करेगी। मेडोराइनम अच्छा काम करती है, क्लॉट्स वगैरह जाते हैं इसमें। एपिस मेलिफिका एक अच्छी मेडिसिन है जिसमें हम सूजन देखते हैं, सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। तो दोस्तों अगेन आई विल से कि जो दवाइयाँ हैं वो प्रॉपर आपको केस टेकिंग के साथ ही लेनी है, डॉक्टर के मशवरा के साथ लेनी है। किसी भी बीमारी में बीमारी को डायग्नोज करना करेक्ट तरीके से और उसके बाद दवा लेना एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ट्रीटमेंट का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज और ये किस तरह से होता है और क्यों ये इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और भी किसी के भी साथ, किसी भी महिला के साथ जो इनफर्टिलिटी से वो जूझ रही है और कभी कभी समझ नहीं आता है क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है, ताकि उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए और अकॉर्डिंगली वो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला पाए। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल सारी आपको दी गई है। दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप लोग फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो उसकी भी सारी डिटेल्स आपको दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।